एनालिसिस करेंगे। चलिए हम लोग इसको ही पहले देखते हैं। अभी जो पहला टॉपिक है वो है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रिवॉल्यूशन कारण क्या है कि एम.एस. स्वामीनाथन इस साल एक्सपायर किया। करेक्ट। एक क्वेश्चन आएगा आपके, जो आप 26 मई को 2024 को जो एग्जाम लिखने जा रहे हैं 9 बजे, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा वहां पर। वो हो सकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पे आए, सिस्टेमिक राइस इंटेंसिफिकेशन वर्ड पे आए, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे आए, या स्वामीनाथन के कंट्रीब्यूशन पे आए। और एम.एस. स्वामीनाथन पे आपने राइटअप लिखा है, उस राइटअप को रिवीजन कर लीजिएगा। और जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं? हम लोग कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं COP 28 के कॉन्टेक्स्ट में। किस कॉन्टेक्स्ट में? COP 28, कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज 28th होने जा रहा है। और ये 28th जो है आपका, ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हो रहा है, एशिया में फिर से हो रहा है। पिछली बार इजिप्ट में था, वो अफ्रीका मान सकते हैं, कुछ पार्ट एशिया भी मान सकते हैं, लेकिन ये एशिया में हो रहा है, वो भी आपका वेस्ट एशिया में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का आपने मैप बनाया है? बनाया। उसके जो 7 एमिरेट्स हैं उनका नाम आपको पता है? अगर पता है तो लिखिए। सबसे बड़ा कौन है? अबू धाबी। उसके बाद कौन सा है सेकंड? शारजा। उसके बाद दुबई, अंजिम। ये आपका 7 जो है KQF लास्ट होता है, KQF, कैमिनी, कोमेनी एंड फुजेरा। ये 7 हैं आपके। आपका ये क्वेश्चन इस बार BPSC के PT में पूछ दिया था। क्यों पूछा था? क्योंकि इम्पोर्टेंट तो है ही। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। एक, जब आप इजिप्ट में आपका COP 27 हुआ शमल शेख में, तो जाना कहाँ था? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो भाई आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि COP 28 होने वाला, वो कैसा है, उसका मैप क्या है? इसीलिए क्वेश्चन पूछा हो। क्वेश्चन हमेशा न्यूज के एनालिसिस के फ्लो में ही रहता है, चाहे एग्जाम कोई भी हो। और बेस्ट तरीका पढ़ने का भी यही है कि न्यूज के फ्लो में आप ज्योग्राफी पढ़ो या हिस्ट्री पढ़ो, साइंस पढ़ो, इकोनॉमी पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, सब पढ़ लो, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेगा। 50% से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, और जहाँ से सिलेक्शन होगा। क्योंकि किताब तो दुनिया पढ़ा रही है आपको, और किताब का पेज भी फिक्स है, नहीं उसमें तो दिक्कत ही नहीं है। जो पेज छूट गया वो पेज आप जानते हो कि इसको पढ़ लेना है।
आराम से पढ़ने का तरीका भी हम लोग जानते हैं, कैसे पढ़ना वो भी जानते हैं कि अंडर द लाइन कैसे पढ़ा जाता है। हम लोग आपको किताब खोल के ही पढ़ाते हैं ना, आज भी खोल के पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोग किताब पढ़े तो जरूर है लेकिन किताब पढ़ना सीखे नहीं हो। बचपन से आपके जो टीचर थे वो किताब पढ़ना नहीं सिखाया आपको, उन्होंने आपको नोट्स पढ़ा पढ़ा के बर्बाद किया है और किताब का लाइन पढ़ना सिखाया नहीं। तो हमें क्या करना होगा कि न्यूज के फ्लो में हमें यूनाइटेड अरब इमाराट्स का मैप बनाना है, COP28। COP28 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेट फिनांस। क्या वर्ड है? क्लाइमेट। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा सितंबर महीना के मेंस में, ये भी आउट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आउट है। सितंबर महीना के मेंस में क्या क्वेश्चन मिलेगा आपको? UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इस पर राइटअप लिखा है आपने। UNFCC पर क्या है, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, क्या बॉडी है, और इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे क्लाइमेट फिनांस पे। कार्बन क्रेडिट पूछे या क्लाइमेट फिनांस पूछे, या आपका ओवरसीज डेवलपमेंट फंड की बात करें। क्या बात करें? ओवरसीज डेवलपमेंट फंड। या आपको ये पूछ सकता है कि OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो बात करता है क्लाइमेट फिनांस का। 100 बिलियन $, कितना? 100 बिलियन $। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, चाहिए तो आपको 1 ट्रिलियन $। और इसको टेक्नोलॉजी को चेंज करके ग्रीन टेक्नोलॉजी लाने में आपको चाहिए करीब 2.5 ट्रिलियन $। समझ गए? मात्र 100 बिलियन की बात हो रही है, वो भी जो है डेवलप्ड नेशन नहीं दे रहे हैं। और फिनांस भी कर रहे हैं तो एक लोन की तरह कर रहे हैं, गरीब देश तो इंटरेस्ट में ही मर जाएगा। बात समझे? कंसर्न बहुत बड़ा है कि नहीं है? विश्व की बहुत बड़ी समस्या है कि अभी आप देख ही रहे हो, साउंड पोल्यूशन फैला हुआ है, पीप 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 की आवाज़ आएगी, दिन भर गाड़ी धुआं छोड़ रहा है, ओजोन पोल्यूशन, नाइट्रस ऑक्साइड पोल्यूशन, एवरीथिंग इज हैपनिंग। जरूरी है टेक्नोलॉजी चेंज करने का, है कि नहीं? बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मतलब कि इसको सॉल्व करना है, इसके लिए जरूरी पैसा है ना कि टेक्नोलॉजी चेंज करना है, और वो आपको मिल नहीं रहा है डेवलप्ड कंट्री से। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू enhance नेशनल कंट्रीब्यूशन। आपका जो है नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन के में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और डेवलप्ड कंट्री को प्रेशर दे सकता है कि आप डेवलपिंग कंट्री को फिनांस करें, क्लाइमेट फिनांस करें। क्लियर है ना? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको दिख रहा है कि ये जो जोन है इन्वायरमेंट का, COP28 में G20 की भूमिका, OECD की भूमिका, ये आपका मेन क्या क्वेश्चन है, मुख्य परीक्षा का ये क्वेश्चन होगा। क्लियर है? क्वेश्चन कहाँ से फ्लो कर रहा है? क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है? न्यूज से आ रहा है ना। ये किताब में तो नहीं मिल रहा है क्वेश्चन, मिल रहा है आपको? नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी नोट्स में नहीं मिलेगा। लोग बोलते हैं करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ के काम चला लेंगे। मैगजीन आप पढ़िए, लेकिन इट इज सेकेंडरी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि देयर आर सर्टेन प्राइमरी वे ऑफ लर्निंग। एक प्राइमरी तरीका से सीखने का तरीका है। प्राइमरी तरीका क्या है? राइटिंग, री राइटिंग, टेस्ट, WRT, यही है आपका प्राइमरी तरीका। क्या है? राइटिंग, री राइटिंग, टेस्ट। अगर आप राइटिंग री राइटिंग नहीं करोगे, मेन परीक्षा आपका है ही नहीं।
और आपको पता है ना 10,000 में 5,000 बच्चे नहीं लिख पाते हैं मेंस परीक्षा। जो 10,000 लोग पीटी निकालते हैं उसमें 5,000 गायब हैं, मेंस के रेस में है ही नहीं, क्योंकि वो आपकी तरह डेली का डेली नहीं लिखते हैं। क्या लिखना है आपको? क्या क्वेश्चन हमने बताया आपको? OECD का रोल क्लाइमेट फाइनेंस में, G20 का रोल क्लाइमेट फाइनेंस में, G7 का रोल क्लाइमेट फाइनेंस में, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है, हमको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या बात करते हैं हम लोग? लाइफ, कि हम किस तरीके से अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, पंचामृत, ताकि हमारा जो कार्बन इमिशन है वो हाफ हो जाए, कम हो जाए। क्योंकि हमें करना क्या है, हमको टारगेट मीट करना है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपका जो यूनाइटेड नेशन बोल रहा है कि भाई तो बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से बढ़ रहा है ये तो 1.52 नहीं जाएगा, इस सदी के अंत तक ये 2.5 to 2.9 तक पहुंच जाएगा। यही ना कल हम लोग पढ़े थे। ये सब आपके आंसर में आएगा कि नहीं आएगा? बुलेट पॉइंट डाल के आंसर लिखना सीखिए, बाद में खुद ब खुद पैराग्राफ में आप लिखना सीख जाएंगे। कैसे सीखेंगे आप? जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि आंसर में एग्जामिनर ये सब देखेगा, उसके आंसर की में ये सब बातें होंगी। क्या बातें होंगी भाई? COP 15 में क्या हुआ था? पहली बार बात हुआ था कि क्लाइमेट फाइनेंस करना। क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ था, ग्लासगो में हुआ था, शर्म एल शेख में बात हुई थी, और अभी हम बात कर रहे हैं COP 28 में। नहीं, अब इसमें टॉपिक में आप देख लीजिए, यहां पर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यही है ग्रीन रिवॉल्यूशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, चैप्टर 21 है। हम लोग क्या इन्वायरमेंट की किताब अभी हम लोग जो इस्तेमाल करते हो क्या PMF का है? नहीं, यही किताब है। 21वां चैप्टर बच्चों वाला चैप्टर है, 9वां क्लास के लेवल से भी लो है, समझ गए? कुछ है ही नहीं इसमें, क्योंकि आप जिस लेवल से न्यूज में पढ़े हैं उस लेवल से काफी लो है। 12-14 पेज का चैप्टर है, बड़ा सिंपल बात सब करेगा चैप्टर में। उस चैप्टर को हम लोग खोल के एक बार पढ़ लेंगे, ताकि आप घर जाके उस चैप्टर को पढ़िए, उसको अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन करके उसको समझिए, है ना? उस चैप्टर से क्वेश्चन शायद नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा न्यूज़पेपर से, समझ गए? लेकिन न्यूज़पेपर को समझने के लिए उस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप न्यूज़पेपर नहीं समझ पाएंगे। जितनी बातें मैं कह रहा हूँ आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा, क्योंकि बेसिकली उस चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा है, समझ रहे? हालांकि हम आपको एक्सप्लेन करते जाते हैं न्यूज़पेपर के साथ में। तो इस चैप्टर को हम लोग अभी खोलेंगे, पढ़ेंगे। बेसिकली चैप्टर बात क्या करेगा? बात करेगा कि प्लांट को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। बच्चा वाला है कि नहीं, छठा क्लास में ही पढ़ा होगा। प्लांट का मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है? मैक्रो, मेजर न्यूट्रिएंट क्या है भाई? वही 8, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पहले कर देंगे 3 3 6, कैल्शियम, सल्फर, यही ना होगा? सबका रोल क्या है? फिर होगा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या? माइक्रो, छोटे में, वो 8 है, मोलिब्डेनम, जिंक वगैरह सब आएगा, कॉपर आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा, ये सब आपका 8। तो क्या कहेंगे इसको? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। क्या वर्ड यूज किया हमने? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट।
2018 के पहले का यूपीएससी के लिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता था। व्हाट इज इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, समझ गया ना। 2018 के पहले लेवल यूपीएससी का थोड़ा आज के समय के हिसाब से लो था, उस समय के हिसाब से टफ ही रहा होगा, लेकिन आज हमारे लिए ये सब बेसिक चीजें हो गई हैं, समझ गए। ये मत सोचिएगा कि 2018 का नोट्स आपके काम में आ जाएगा, नहीं आएगा। ये सब वर्ड अब कॉमन हो गया, उस समय ये सब माइक्रो माइक्रो याद करके लिखना पड़ता था, अब आपको इसके ऊपर जाना पड़ता है। नहीं, इसके बाद आ जाएगा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट उसी चैप्टर में होगा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। फिर आगे बात करेगा बायो फर्टिलाइजर, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि नया नया ज़माने में क्या हो रहा है, एजोला एनोबेना कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है। क्या फंगस का इस्तेमाल बायो फर्टिलाइजर में हो सकता है कि नहीं? फंगस ग्रुप बायो फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है कि नहीं? होता है। बस जब कोई क्वेश्चन ऐसा आए स्टेटमेंट में कि फंगस का इस्तेमाल इस सब में होता है, तो बिल्कुल सब में होता है, होता ही होता है। वो खाना भी है, वो फर्टिलाइजर भी है, वो पॉइजन भी है, वो अमृत भी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया यूपीएससी में कि नहीं आया? ऐसे ही क्वेश्चन ही पूछता है, क्योंकि जानता है कि बच्चा जो है उसको इस बेसिक लेवल पे जाके कोई टीचर नहीं पढ़ाया होगा, समझ गया। क्या बैक्टीरिया का इस्तेमाल बायो फर्टिलाइजर में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वायरस का इस्तेमाल नहीं होगा, वायरस लिविंग नॉन लिविंग के बीच में, उसके बारे में ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ है, ठीक है ना। लेकिन कर सकते, हो सकता है उसका भी हो, कोई इस पे भी काम चल सकता है, दैट कैन बी यूज्ड। हालांकि वायरस के पैथोजेनिसिटी पे हम लोग काम किए हैं, उसके फर्टिलाइजर एलिमेंट पे आज तक हम लोग का काम कुछ हुआ नहीं। बायो फर्टिलाइजर, उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपका ग्रीन मैन्योर। अब फिर हम लोग बात करेंगे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ZVNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। उसके बाद हो जाएगा प्राकृतिक खेती, बिहार के लिए जरूरी हो जाएगा जैविक कॉरिडोर, जो गंगा के किनारे से जैविक कॉरिडोर बना रहे हैं, जैविक कॉरिडोर। उसके बाद हम लोग की बात करनी होगी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या बात करनी होगी? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। और आपने पहले लिखा है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, लिखा है ना, इस पर राइटअप लिखा है आपने GEAC पे। बस यही है चैप्टर पूरा, 2-2.5 घंटा लगेगा, इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। जो विशुद्ध हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए PMF की किताब नहीं है, लेकिन इंग्लिश उसकी एकदम साइंस वाली है, पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। कोशिश कीजिएगा, इतनी इंग्लिश आपको जाननी चाहिए। नहीं अगर हो पाए, फिर भी नहीं हो पाए, तो आपका दूसरा कोई भी इन्वायरमेंट की किताब खरीद लीजिए, वहाँ से सब टॉपिक मिल जाएगा। इवन दृष्टि का भी इन्वायरमेंट का कंपाइलेशन अच्छा है। किसका? दृष्टि का, हिंदी में, और सब टॉपिक वहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? और हम लोग तो बात करते ही हैं, बेसिक चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्या क्या लिखे हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन 1960, MS स्वामीनाथन, नॉर्मन ई बोरलॉग, नोबेल प्राइज मिला 1970 में इनको। मैक्सिको बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट। अब बोरलॉग साहब जो मैक्सिकन वैरायटी की बात करते हैं, वो हमारा एक तरह का क्लाइमेटिक जोन है, इंडिया के लिए बड़ा सूटेबल है,
ड्वार्फ वेराइटी जो मैक्सिको का था वो इंडिया के लिए भी सूटेबल था, क्योंकि क्लाइमेटिक जोन एक तरह का दिखता है वहाँ का। फिर अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाना, सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, नहीं क्या है 2010 में शुरू हुआ, और अभी हमारा क्या होगा थर्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन। थर्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे फोकस में कौन सा ग्रेन होगा, मिलेट्स, श्री अन्न। क्या होगा, श्री अन्न। क्वेश्चन यहां से आ सकता है श्री अन्न से, मिलेट्स, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रिसीजन फार्मिंग, क्योंकि पानी एक समस्या बन गया है, वाटर इज ए प्रॉब्लम, क्योंकि पानी एक समस्या है, वाटर, इसीलिए हमको दो तरीका है, एक पानी को कैसे बचाएं, नहीं तो इसके लिए हम लोग कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग, रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, वाटर हार्वेस्टिंग, रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी। आपको क्या करना होगा इस पे, आपने लिखा है पहले, मिलेट, श्री अन्न कहते हैं, मिलेट को प्रमोट क्यों किया जा रहा है, ये क्वेश्चन है आपका। वेरी गुड, वेरी गुड। मिलेट जो है ड्रॉट प्रोन एरिया जो है जहाँ सूखा होता है वहाँ पे मिलेट हो जाता है, पहली बात, क्योंकि ड्राई दो तरह के फार्मिंग है, बहुत सही आपने बोला है। क्वेश्चन जब इस तरह से पूछे तो इसका आंसर ऐसे ही निकलता है, वेट फार्मिंग, इरिगेटेड लैंड फार्मिंग एंड ड्राई लैंड फार्मिंग। वाटर एक स्कार्सिटी है, वाटर को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसको वाटर हार्वेस्टिंग रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमें मेन चीज़ क्या है कि सॉइल के मॉइस्चर को कंजर्व करना है। सॉइल का मॉइस्चर कंजर्व करने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी है। कैसे की टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम क्या करते हैं, आप देखिए बंदा गोभी उपजाते हैं, पॉलीथीन बिछा देते हैं, अब बीच में होल कर देते हैं और वहाँ पर बंदा गोभी लगाते हैं, नहीं, ताकि बाकी जगह का मॉइस्चर लॉस न हो, मॉइस्चर जमीन में रहे। करना क्या है कि प्लांट के रूट्स के पास, अब डायग्राम बना दीजिएगा, रूट्स के पास प्रॉपर वाटर और एयर होना चाहिए, समझ गए ना, क्या होना चाहिए, प्रॉपर वाटर एंड एयर होना चाहिए रूट के स्फीयर्स में। तो ये आपका वाटर हार्वेस्टिंग का एक क्रॉप मेथड है, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस। मान लिया कि हम लोग जो प्लांट लगा रहे हैं, मिलेट है, मिलेट में क्या होता है कि स्टॉक्स काफी मजबूत होता है, तो उससे वाटर लॉस नहीं होता है ना। उसके जो पत्ते होते हैं वो इस तरह के वैक्सी होते हैं कि वहाँ से वाटर लॉस कम होता है, और कम वाटर में वो जो मिलेट अपना कंजर्व कर लेता है वाटर को। तो मिलेट एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये ड्राईलैंड फार्मिंग के लिए। इस तरह के एग्रीकल्चर को कहते हैं हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या कहते हैं हम लोग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसके लिए मान लिया कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर सिस्टम, CRA, क्या बोलेंगे, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से क्लाइमेट के जो हार्श क्लाइमेट है उसमें किस तरीके से हम लोग करेंगे। MS स्वामीनाथन जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस की बात करते थे। ऐसा राइस जो कि मैंग्रोव एरिया में जहाँ की सॉल्टी वाटर है वहाँ भी वो राइस हो जाए,
बहुत बड़ा एरिया है वेस्ट बंगाल का जहाँ की सॉल्टी वाटर का इनग्रेस होता है, उसमें भी वो राइस हो जाए। राइस को ज़्यादा पानी चाहिए। राइस सबसे बड़ा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है मीथेन गैस का। किस गैस का? मीथेन का। एक क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी का, समझ रहे हो ना? ये सब कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन निकलते हैं, ये सब न्यूज में आता रहता है। अब मीथेन का दूसरा क्या है? कैटल्स। क्या है? कैटल्स, मवेशी। अब मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सेकेंड ग्रीन हाउस गैस का इमिशन करता है सबसे ज्यादा, ठीक है? तो हम लोग वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे हैं। सीरी मेथड है, सिस्टेमिक राइस इंटेंसिफिकेशन। सीरी मेथड मडागास्कर मेथड है, जिसमें राइस को आप कम पानी में आप रस्सी से बांध देते हैं और इक्वल स्पेस पे राइस को आप लगाते हैं। और उसका सीड ड्रिलिंग का मेथड ऐसा है, उसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। कम पानी में राइस आपको अच्छा हो जाता है। राइस अदरवाइज हाई वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। सबसे ज़्यादा पानी किस में लगता है? ईख में लगता है, कपास में भी लगता है, कॉटन में लगता है, राइस में लगता है, ये सब बहुत ज़्यादा है कि नहीं? तो राइस इंटेंसिफिकेशन आपको तो बता ही दिए, बायो फर्टिलाइजर, अजोला एनाबेना, जीएम क्रॉप, बीटी कॉटन पढ़े ही आप, जीएससी हमने पढ़ा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग किस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं? नहीं, क्लियर है ना? ये आपका है आज का न्यूज इन फोकस में। हम लोग किसकी बात करेंगे? ग्रीन रिवोल्यूशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यही हम लोग का फोकस एरिया है। दूसरा टॉपिक जो आपके पास आ रहा है वो क्या है? सिख एक्सट्रीमिज्म। सिख के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सिख एक्सट्रीमिज्म, कनाडा, भारत कनाडा रिलेशनशिप पढ़े ना? भारत कनाडा रिलेशनशिप। और हम लोगों ने क्या देखा था? गदर। गदर पढ़ा था। कहाँ से पढ़ा था? हमारी किताब कौन सी है भाई? यही किताब है, स्पेक्ट्रम। इसमें हम लोग सिख एक्सट्रीमिज्म के बारे में हम लोग बात किए थे, कैसे एक्सट्रीमिज्म होता है। कौन सा चैप्टर था? देख लेते हैं। इरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, चैप्टर 12, जिसमें आपका डिस्कस किए हैं कि भाई मिलिटेंट नेशनलिज्म कैसे ग्रो किया। बंगाल के साथ जोड़े थे नहीं? याद कीजिए, चैप्टर 12 बंगाल के साथ जोड़े थे। हम लोगों ने देखा था कि बंगाल के जो बंग भंग हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, उसमें हमने क्या देखा था कि ट्रू कलर ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी, ब्रिटिश का जो है ट्रू नेचर था, जो प्रकृति थी, वो समझ में आया था कि ये डिवाइड एंड रूल वाली बात करते हैं। बंगाल को वो कॉम्युनल लाइन में बांट रहे थे, यही ना देखा था। और लोगों ने स्वदेशी करके उसका बहिष्कार किया। इट वॉज द सेकेंड रेनाइसा ऑफ बंगाल, जो कि वहाँ से आपको महाराष्ट्र में भी जाता है, वो पंजाब में भी जाता है। 3 जगह जो है आपका ये मूवमेंट चला जाता है। उसमें क्या था कि लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना ज़्यादा बढ़ने लगी, यही हुआ। एजुकेशन का ग्रोथ हो चुका था, मैकॉले का डॉक्ट्रिन आ चुका था पहले से ही, 1830-32 के बाद से ही आपका एजुकेशन का ग्रोथ, एजुकेशन ग्रोथ भी हम लोग पढ़े हुए हैं। और हम लोगों ने ये देखा था इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी था, क्योंकि जापान ने चाइना को हरा दिया था, एक छोटा सा राष्ट्र ने हराया था। वेस्टर्नाइजेशन के प्रति रिएक्शन हो रहा था हमारे देश में। मॉडरेट्स काम नहीं कर रहे थे, यही सब हमने पढ़ा था ना। मॉडरेट्स जो है उनका पॉलिसी जो अपीजमेंट, जो उनका सॉरी पिटिशन पॉलिसी जो था, पिटिशन पे काम करना, वो पिटिशन पे काम नहीं हो रहा था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी वगैरह मॉडरेट्स थे। और कर्जन का रिएक्शनरी पॉलिसी था, यही देख रहे थे, जिस कारण मिलिटेंट नेशनलिज्म शुरू हो गया था। बायकाट मूवमेंट वगैरह हो गया। फिर हम लोग दूसरा
फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशन में देख रहे थे कि कैसे पंजाब में नेशनलिज्म का मूवमेंट आया, नहीं पंजाब में, वो था चैप्टर 13। क्या चैप्टर था? चैप्टर 13। पंजाब में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अब्रॉड, बाहर में, जो गदर की हम बात कर रहे थे। ये आपका 345 पेज है। हमें क्या करना है, इस किताब को ही अपना नोट समझ लेना है, ज़्यादा इधर उधर मत भागिएगा, क्योंकि बुक्स पे रहिएगा तो हमेशा फ़ायदा रहेगा, है ना। लोग नोट्स की बात करते हैं, नहीं, आपको क्या करना है। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, सिख के बारे में बात क्यों रही, क्योंकि सिख के बारे में फिर से यूएस ने भी इंडिया को वार्न किया है। आज के न्यूज़ में यही है कि आप सिख लोग जो मर्डर हो रहा है, या मर्डर यूएसए के सॉइल में भी मर्डर करने का किसी ने कोशिश किया, बोला कि इंडिया कीप गार्ड। कनाडा में एक मरा निजर, यूएस में सब घटना घट रही है, तो हमें पूरा अंदर में जाना पड़ेगा। हम लोगों ने क्या देखा था, हाई फाइव, नहीं हाई फाइव कंट्री जो है उसको कनाडा ने सौंपा है कि आप पूरा इन्वेस्टिगेशन करके बताइए कि निजर मरा कैसे, क्या इसमें भारतीय जो भी है कौन सा ग्रुप शामिल है, रॉक है या क्या है या कैसे हुआ, आप पूरा डिस्कस कीजिए। तो फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में हमने क्या उस समय समझा था कि सिख लोगों का थोड़ा सा टेंडेंसी ही एक्सट्रीमिज्म की ओर रहा है शुरू से ही, नहीं दिखा है ना, सिख लोगों का एक्सट्रीमिज्म की ओर थोड़ी पॉलिसी पहले से ही रही है। और हम लोगों ने सिख गुरुओं के बारे में भी आपको पढ़ा था ना, क्या वही ने कहा, एक कविता याद किए थे, गुरु नानक की जोत में अंगद अमर और राम, हे अर्जुन हर गोविंद पढ़ारे, नहीं। तो ये जो है आपको वो आप सिख गुरुओं का देखे हैं कि कैसे सिख में मिलिटेंसी आई, क्योंकि कुछ सिख गुरुओं ने कुछ मुगल शहजादों को पनाह दिया था, जिस कारण कि उनका एग्जीक्यूशन हुआ था, और सिख एक मिलिटेंट कौम बनता चला गया। गुरु नानक का जो नॉर्मल टॉलरेंस, पीस, इस सब की जो बातें थी, वो धीरे धीरे मिलिटेंसी की ओर बढ़ता हुआ शुरू हो गया। और गुरु गोविंद सिंह के बाद मिलिटेंसी तो और बढ़ गई थी। गुरु गोविंद सिंह में भी मिलिटेंसी बहुत थी, 5 क, केश, करा, कृपान, कंघा और कच्छा, पंच प्यारे, अमृत छक्का, ये सब तो पढ़े ही हैं अमृत छकने के बाद। और इसके बाद सिख में तो आपका मिलिटेंसी आ गया, बंदा बहादुर आ गया। और उसके बाद आपका आता है रंजीत सिंह का दौर। किसका दौर आता है? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह के बारे में आपको कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, देख लीजिएगा, चैप्टर 4 होगा, देखता हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ने की विशेषता ये है कि हम लोग किताब को लाइन से नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग? क्वेश्चन के फ्लो में पढ़ते हैं। किस क्वेश्चन के फ्लो में पढ़ रहे हैं? कि ट्रेस दी ओरिजिन ऑफ मिलिटेंसी इन सिख रिलीजन। क्या क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी में? सिख के मिलिटेंसी को ट्रेस कीजिए। आपको कोई चैप्टर से पूछ रहा है क्या? विभिन्न चैप्टर से एक साथ पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं कि आपको पहचान करना है कि सिख में मिलिटेंसी कैसे आई, ठीक है ना। तो ये हमारा सिखिज्म का हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। रंजीत सिंह का टाइम शायद चैप्टर 4 होना चाहिए, चैप्टर 4 नहीं है, चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 पेज 118। इस क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको थोड़ा सा सिख गुरुओं के बारे में बात करनी होगी। गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन शिवदेव जी, बंदा बहादुर, यहाँ पे लाना पड़ेगा। और उसके बाद कहाँ आना पड़ेगा हमको?
रंजीत सिंह के टाइम में 118। एंग्लो सिख वार, उस चैप्टर में मराठा वार है, एंग्लो सिख वार है। चैप्टर का नाम है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, यही है, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, यही चैप्टर है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध पिछले साल का क्वेश्चन है, सिंध के बारे में चार्ल्स नेपियर का क्वेश्चन पूछा है पीटी में। अभी हम लोग बात करेंगे पंजाब। कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब लिख रहा है कि आफ्टर द मर्डर ऑफ लास्ट सिख गुरु, हम लाइन ही पढ़ते रहे किताब से, सिख गुरु का मर्डर हुआ, गुरु गोविंद सिंह का, एक अफगान ने मार दिया। कहाँ मारा? आपका महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में नांदेड़ में। गुरु गोविंद सिंह, ए सेक्शन ऑफ सिख अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर, बंदा बहादुर आ गए, रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ बहादुर शाह। कौन आ गया? बहादुर शाह के समय बंदा बहादुर आ गए। औरंगजेब के मरने के साथ साथ ही गुरु गोविंद सिंह भी जा रहे हैं, अब कौन आ गया? बंदा बहादुर। 1715 में बंदा बहादुर वाज डिफीटेड बाय फर्रुख सियर। फर्रुख सियर कौन है? लिख लीजिए, फर्रुख सियर, बीपीएससी का क्वेश्चन बनेगा। किस मुगल शाहजादे की ताजपोशी आगरा और दिल्ली वगैरह के बदले पटना में हुआ था? कहाँ हुआ था? पटना में। आप जाइएगा एनआईटी पटना, तो वहाँ जाइएगा, आपको एक मॉस्क दिखेगा, है ना। उस मॉस्क में आपका जो एक वक्फ बोर्ड भी है वहाँ पर, उसी मॉस्क में ताजपोशी हुआ था फर्रुख सियर को, ठीक है। फर्रुख सियर 1716 में बंदा बहादुर मर गए। सिख पॉलिटी अब लीडरलेस हो गया बंदा बहादुर के बाद, लीडर नहीं है। दो तरह के ग्रुप हो गए, एक लिबरल और दूसरा तत् खालसा, एक खालसा ग्रुप, तत् खालसा, दोनों में रिफ्ट हुआ। और 1721 में भाई मनी सिंह हैं, इन लोगों ने मिलके इसको दल खालसा बनाया। और आपके 1773 के आसपास में दल खालसा को सिख ने कंसोलिडेट किया, उसका नाम दिया मिशल। क्या नाम दिया? मिशल, MISL, मिशल। कभी कभी पूछा जाता रंजीत सिंह किस मिशल के थे, तो शुक्र चकिया मिशल के थे, पूछा हुआ क्वेश्चन। मिशल का ओरिजिन समझ में आ रहा है? बंदा बहादुर, दल खालसा, मिशल आ गया। लिख रहा है कि मिशल एक मिलिट्री ब्रदरहुड है। अब कल्चर में मिलिट्री ब्रदरहुड आ गया, मिलिटेंसी आ गया, नहीं आ गया? कल्चर में क्या आ रहा है? मिलिटेंसी आ रहा है। हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे, क्या क्वेश्चन का जवाब लिखवा रहे हैं? हम पहले क्या बोले थे? हमारा शुरू का 4 महीना 3 महीना हम लोग बात करेंगे फाउंडेशन, जो कि आप लिखेंगे नहीं तो आप हमारे सेकेंड फेज में नहीं आ पाएंगे। सेकेंड फेज क्या है? राइटिंग कर लिया आपने, रीराइटिंग तो करते ही रहेंगे। अब हमारा सेकेंड फेज में राइटिंग रीराइटिंग तो चलता रहेगा। अब हमारा टेस्ट शुरू हो रहा है, और टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टेस्ट ज़्यादा होगा। और थर्ड फेज में क्या होगा? आपका मेंस का टेस्ट ज़्यादा रहेगा। समझ रहे हैं? पीटी निकाल लेना है। पीटी निकालने का तरीका क्या है? हमको डे वाइज बांटना होगा। हम लोग अपने ऐप को चालू कर देंगे। ऐप में हम लोग क्या करेंगे? डे 1, डे 2, समझ गए? और 30 पंचे 150, कितना दिन में? 150 दिन में पीटी है। 150 दिन में पूरा पीटी निकालने का हम लोग पूरा एक्सरसाइज कर डालेंगे। थोड़ा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि पहली बार आप पीटी दे रहे हैं। चूकिएगा मत, चूक जाइएगा तो चूक जाइएगा। आपको 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा, क्रिसमस के बाद या क्रिसमस के समय में डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ऐसे करके शुरू कर दीजिएगा रिवीजन। और 150 दिन में आपका क्या क्या हो जाएगा? सीसेट भी हो जाएगा,
और पीटी का स्थिति ये हो जाएगा कि आप किसी भी तरीके से टेस्ट देते चले जाइएगा, 64 क्वेश्चन आप कर ले जाइएगा। 100 क्वेश्चन की चिंता मत कीजिए, आपको कितना क्वेश्चन सही करना है, 64, क्योंकि 12 क्वेश्चन कहाँ जाएगा, आर होगा या एक्स होगा, रैंडम होगा या आपको पता नहीं होगा, वो तो भागेगा। 88 क्वेश्चन करना है। 88 में आप डे 1 से डे 150 तक का अगर आपने सीरीज पूरा कर लिया है तो आप 64 क्वेश्चन कर ले जाओगे। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। ठीक है, अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि पीटी के पर्सपेक्टिव से मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। नहीं, ट्रेस द ओरिजिन ऑफ मिलिटेंसी, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, चैप्टर 4 का लिख लीजिए, पेज नंबर 118, यही ना हम लोग पढ़ रहे हैं, मिलिटेंसी को ट्रेस कर रहे हैं। पहला आंसर हो सकता है आप 250 वर्ड में लिखिए, 400 वर्ड में लिखिए, छोटा मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुरू कर रहे हैं लिखना, बाद में उसको कंसाइज करना हम सिखा देंगे आपको, वो आपका पीटी के बाद भी सिखा सकते हैं। जब बड़ा कपड़ा कोट रहेगा तो बच्चा का कोट इससे बन सकता है नहीं, लेकिन बच्चा का कोट ही पहले खरीद लीजिएगा तो बाबूजी पहन पाएंगे, नहीं पहनेंगे। ठीक है ना, तो जब लंबा आंसर लिखिएगा अभी तो बाद में छोटा हो सकता है, अभी से छोटा लिखिएगा तो बाद में बड़ा होना संभव नहीं है। क्लियर है, समझ गए बात को ना। तो ट्रेस ऑफ मिलिटेंसी हम बड़ा आंसर लिखने की बात कर रहे हैं। तो मिसल की बात करें, मिसल जो है अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है अलाइक, इक्वल, बराबर। मिसल का मतलब स्टेट भी होता है, राज्य भी होता है, यही बात कर रहा है। और काफी मिसल आना शुरू होगा सिख में, वो सहारनपुर से लेके आपको अटॉक रीजन तक हो गया, मुल्तान तक आपका मिसल फैल गया। और रंजीत सिंह के बर्थ के टाइम में 12 महत्वपूर्ण मिसल थे। रंजीत सिंह का बर्थ होता है 1780 में, एक नया फेज मिलिटेंसी का शुरू हो रहा है। मिसल का नाम दिया हुआ है, इसमें याद रखने की जरूरत ज़्यादा नहीं है, वैसे पढ़ दे रहा हूँ। फुल्कियन है, अहलुवालिया है, शुकरचेकिया है, केनिया है, रामगढ़िया है, सिंगरैया है, पंचगढ़िया है, इसी तरह निशान वालिया, भंगई, दुलेवालिया, नाका, शहीदन वगैरह सब है। अब मिसल जो है आपका एक शुकरचकिया मिसल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि रंजीत सिंह आते हैं। रंजीत सिंह का जो वार प्रिपेयर्डनेस था वो काफ़ी बड़ा था। ब्रिटिश के बाद सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट आर्मी जो थी और सबसे इम्पोर्टेंट आर्मरी जो था रंजीत सिंह का था, इसीलिए ब्रिटिश कभी भी रंजीत सिंह से उलझना नहीं चाहता था। सिंध पे आक्रमण करता है वो गुजरात के रास्ते से जाता है, पंजाब के रास्ते नहीं जाता है। रंजीत सिंह एंड इंग्लिश। अब इंग्लिश को डर क्या है भाई, कि फ्रांस और रशिया इन्वेजन कर सकता है ब्रिटिश कॉलोनी पे। किस पर? फ्रांस और रशिया कहाँ इन्वेजन कर सकता है? ब्रिटिश कॉलोनी पर। कौन से रास्ते से करेगा? अफगानिस्तान के रास्ते करेगा, सिंध के रास्ते करेगा। तो अफगानिस्तान और सिंध में अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहेगा ना ब्रिटिश। ये आपका इस क्वेश्चन का जवाब में नहीं लिखा जाएगा, हम समझा रहे हैं खाली। ये होगा कि ब्रिटिश की पॉलिसी एक्सपेंशन की कैसे थी, इस क्वेश्चन में इसका आंसर आएगा। समझ रहे हैं? ब्रिटिश का एक्सपेंशन पॉलिसी क्या था बिफोर 1857, समझ गए? इसका आंसर वो होगा। हम अभी बात कर रहे हैं ट्रेस ऑफ सिख मिलिटेंसी की बात कर रहे हैं। और इसके बाद जो है पंजाब और जो अफगान के साथ जो ट्रीटी होता है अमृतसर का, ये सब तो खैर बात है, अमृतसर ट्रीटी तो एक्सपेंशन में आ जाएगा। रंजीत सिंह के डेथ के बाद फर्स्ट एंग्लो सिख वार, क्या होता है? फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845 से 1846, है ना। उसके बाद आपका सेकेंड एंग्लो सिख वार 1848 से 1849, डलहौजी का नीति इसमें था। और फिर आपका आता है, बहुत छोटे छोटे में लिखना है इसको, ये आपका जो सिख का जो मिलिटेंसी है वो और भी ब्रिटिश टेस्ट में आ जाता है। और सिख के इस मिलिटेंसी के साथ साथ एक चीज और जुड़ा हुआ था। सिख मतलब एक नया धर्म, नया रिलीजन, और नया रिलीजन के अंदर में बहुत तरह की बातें होती हैं।
सिख का जो पूजा स्थल था वो गुरु नानक के बेटे का एक संप्रदाय था, श्रीचंद का, जिसका नाम था उदासी संप्रदाय। क्या संप्रदाय का नाम था? उदासी। पढ़ाए हैं आपको, पढ़ाए ना उदासी। उदासी के हाथ में गुरुद्वारा था। किसके हाथ में गुरुद्वारा था? उदासी के हाथ में। अब हम आएंगे कहाँ पर? रिफॉर्म मूवमेंट पे। कहाँ आएंगे? रिफॉर्म, सिख रिफॉर्म मूवमेंट, पेज 286। कहाँ आएंगे? पेज 286 पर। सिख रिफॉर्म मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको क्वेश्चन आने की उम्मीद बन सकती है पीटी में भी, क्योंकि शिरोमणि अकाली जो गुरुद्वारा जो प्रबंधक कमेटी है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या अकाली पंथ, अकाल तख्त, ये सब का 1925 गुरुद्वारा एक्ट, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात समझे? उम्मीद मैं जरूर करता हूं पीटी मेंस या इंटरव्यू कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको टकराएगा जरूर। और आपको खाली पीटी नहीं लिखना है भाई, आपको तो कहीं ना कहीं टकराएगा ही, तो तैयारी तो पूरी होनी चाहिए। ये कभी मत भूल के सोचिएगा कोई बात नहीं, पीटी एक साल ना निकले आप भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? पीटी ना निकले तो आप भाग्यशाली हैं। बताइए क्यों भाग्यशाली हैं? मैं बड़ा गलत स्टेटमेंट दे रहा हूँ, कबीर दास वाली बात बोल रहा हूँ कि पीटी एक साल ना निकले तो आप भाग्यशाली हैं। दो कारण से, क्योंकि आपकी तैयारी तो पूरी है ना भाई। आप कोई और परीक्षा लिखोगे, 1.5 महीना दूर होगा परीक्षा, वो निकल जाएगा, एक जॉब हाथ में आ जाएगा, बाबूजी सुरक्षित हो जाएंगे क्या? क्योंकि आपकी तैयारी तो हो चुकी है, आपने 150 दिन का डे 1 to डे 150 आपने काम किया है। सही बात है कि नहीं? तो आपका एग्जाम तो एक निकलेगा ही, कोई नहीं, ये ना निकलेगा, बिहार निकलेगा, उत्तर प्रदेश निकलेगा, राजस्थान निकलेगा, दरोगा निकलेगा, स्टाफ सिलेक्शन निकला, कुछ भी ना निकलेगा। एक नौकरी तो लेकर तो बैठ जाओगे बेटा, इसमें कोई नहीं रोक पाएगा। सीडीएस निकलेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा, जॉब लेके बैठ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला भाग्यशाली का लक्षण ये हो गया, न निकला पीटी तो एक जॉब तो निकलेगा। मैं उतना भाग्यशाली नहीं था, पहली बार मैं मेंस लिख दिया तब जाके मैं नहीं निकला, तो मैं 1 साल मुझे गैप लेना पड़ा एक नौकरी लेने के लिए, जो इसमें मेरा बीपीएससी निकला है। समझ रहे हो ना? अगर पीटी ना निकलता तो मैं पहले ही कुछ निकाल लेता, नहीं क्योंकि तैयारी पूरी थी। तो मुझे मेंस लिखने के बाद मैं इंतजार कर रहा था कि अगला इंटरव्यू होगा और पीटी भी होगा, दोनों की तैयारी फिर करते हैं। एकाएक देखा कि मेंस नहीं निकला, तो मैं बोला अब कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मेंस का रिजल्ट जब निकलता है तो इंटरव्यू बड़ी नज़दीक रहता है और पीटी भी नज़दीक रहता है। हम बोला अब इस साल मैं लिखूंगा नहीं एग्जाम, छोड़ देता हूँ एग्जाम को, यूपीएससी छोड़ देता हूँ और मैं बाकी कोई ना कोई जॉब निकाल लेता हूँ। उसी में सब नौकरी निकल गया। अब फिर उसके बाद मैं भी यूपीएससी निकाला, लेकिन रिजल्ट चूंकि बीपीएससी का लेट होता है, ज्वाइनिंग लेट होता है, तो पहले उसका ज्वाइनिंग आ गया। तो पीटी ना निकले तो भाग्यशाली होगे, कुछ ना कुछ निकलेगा जरूर, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ है कि मान लिया कि आपके पिताजी बोले बेटा कोई बात नहीं, अगला बार देना है, आराम से दो, तो तुम्हारे पास कितना बड़ा टाइम है? पूरा 1.5 साल का टाइम है अगला मेंस में, नहीं है? उसी उत्साह से लग जाओ कि पिताजी तो स्पॉन्सर कर ही रहे हैं, तो अगला बार निकलेगा ज़्यादा। समझ गए? बोलो कि आप बता दीजिए, पीटी के बाद एक बार्गेनिंग कर लो पिताजी से, आपको अभी नौकरी मेरा चाहिए कोई ना कोई, कि आप 1.5 साल के लिए हमको स्पॉन्सर कर सकते हो। बोला कि नहीं स्पॉन्सर करेंगे, तो बोला कोई बात नहीं, स्पॉन्सर ही कर दो, वो भी निकलेगा। और नहीं तो अपना जॉब निकाल के उनको एक सिक्योरिटी हो जाएगी कि लड़का का नौकरी मिल गया है। नौकरी मिलने के बाद सिलेक्शन होने के बीच में आप अगला मेंस लिख दोगे, क्या होगा कि नहीं होगा? एकदम निकल दोगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। ज्वाइनिंग करने में जरूरी नहीं 3 महीना बाद ज्वाइनिंग करने जाओगे तो नौकरी वाला भगाता नहीं है,
वो 3 महीना बाद भी ले लेता है, खाली बोलना है कि मेडिकल लगा देना है कुछ 3 महीना बाद चले जाओ, मेंस लिख के जाओ, है ना, मेंस परीक्षा खत्म, उसके बाद जाके ज्वाइन कर दो, वो ज्वाइनिंग हो जाता है। होशियारी से काम करना। तो पीटी न निकले फायदा है, लेकिन पीटी निकले उसके बाद मेंस न निकले दुर्भाग्य है, और इंटरव्यू न निकले तो महादुर्भाग्य है, समझ रहे हो, क्योंकि फिर जाके पुनर्मुस्कब हो जाते हो। तो हमें करना क्या है, अभी हमें ट्रेस कर रहा हूँ, इसमें बात कर रहा अकाली मूवमेंट का, कि 1873 में, मतलब कि रंजीत जी तो मर गए, फर्स्ट एंग्लो सिख वार, सेकेंड एंग्लो सिख वार, अब हमें क्या करना है, गुरुद्वारा को कारण सिख लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, गुरुद्वारा को उदासी सेक्ट से हटा के अपने अंदर में लाने के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है, सिख लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सिख के यंग लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, एक मिलिटेंसी के तौर पे आ गया है। ये सब किसके पहले बता रहे हैं, जो हमारा 1905 के पहले की कहानी बता रहे हैं। 1905 वाला आपने पढ़ा है, गदर उदर आपने पढ़ा हुआ है, हम उसके पहले बता रहे हैं। बोला कि सिंह सभा मूवमेंट, सिंह SINGH, सिंह सभा मूवमेंट, ये तो आपका शुरू हो गया था 1873 में। सिंह सभा मूवमेंट में मेनली इनका प्रॉब्लम बहुत बड़ा था। इनका क्या प्रॉब्लम था, इनके 3 कारण थे। ये चाहते थे वेस्टर्न एजुकेशन दिलवाने का। क्या चाहते थे, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन स्प्रेड कर रहा था, ये भी चाह रहे थे उसमें। और क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो प्रोजेलेटाइज कर रहे थे। कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज क्या चाह रहे थे, सिख में ज़्यादातर लोग क्या आ गए थे, जो दलित समाज के थे वो सिख में ज्वाइन करते थे, क्योंकि हिंदू जो ब्राह्मणिकल फोल्ड है उससे वो परेशान थे, जो हरिजन जिसको दलित कहते हैं, और वो कोई ना कोई ऐसा धर्म देखना चाहते थे जहाँ की समानता हो, चाहे वो इस्लाम हो या सिख हो या क्रिश्चियन हो। क्योंकि दलित लोग, आप बोलेंगे कि भारत में इतना ज़्यादा इस्लाम का प्रभाव का क्या कारण हो सकता है, कारण ब्राह्मणिकल व्यवस्था भी है। बहुत सारे जो आपके पसमंदा मुस्लिम हैं उनका ओरिजिन जो है वो हमारे डिप्रेस्ड कम्युनिटी से ही है। शेख पठान ये लोग जो है लीनियज वाइज हो सकता अफगान मुल्क के या तुर्की मुल्क के हों, लेकिन बाकी जो मुस्लिम हैं वो ज़्यादातर हमारे हिंदू फोल्ड से कन्वर्टेड लोग हैं। नहीं समझ रहे हैं। अब ऐसे जो सिख में गए थे उनको क्रिश्चियन भी अपनी ओर ला रहा है। आर्य समाजी लोग अपने आप को रिफॉर्म कर रहे हैं। आर्य समाज क्या है, एंग्लो वैदिक दयानंद का, स्वामी दयानंद सरस्वती, वो क्या कर रहे हैं कि एक प्रोजेलेटाइजेशन कर रहे हैं, मतलब कि एक सिस्टम ला रहे हैं कि भाई हिंदू को एक लेवल में लेके आ जाओ, सब बराबर है। तो विभिन्न रिचुअल्स हैं, बहुत सारी मूर्ति पूजा के साथ जुड़ी हुई जो कुरीतियां हैं उनको हम हिंदू फोल्ड में रह के ही उसको ठीक करेंगे। शादी में जो आडंबर है, पंडितों का जो श्राद्ध कर्म में पितृभोज है, पितृभोज न देने पर दंड होगा। आप अपने जाति को करना खिलाएंगे तो आपको जो दंड हो जाएगा, आपको हुक्का पानी बार दिया जाएगा। मतलब जाति में आपका ना शादी कर सकते हैं न जाति के साथ आप व्यापार कर सकते हैं। और जाति बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता था व्यापार करने के लिए, क्या है कि नहीं। मान लिया कि एक आदमी कोई दुकान कर रहा है, इसका सामान भी दुकान का तो अपनी जाति के किसी के यहाँ चाह रहा होगा। यही इस तरह का था, शादियां हो रही हैं उसी से रिलेशन होता है, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, कलेक्टिव फार्मिंग कर रहे हैं, जाति के आधार पे कर रहे हैं, तो इसका तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही खत्म हो जाएगा ना। तो आर्य समाजी लोग उसमें काफी बदलाव लाते हैं। आर्य समाजी
तो ये आपका एक खालसा स्कूल डेवलप किया। क्या डेवलप किया? खालसा स्कूल। खालसा स्कूल क्या है? एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, बराबरी में लाने की बात है। और इसके बाद शुरू होता है अकाली मूवमेंट। अकाली मूवमेंट को हम लोग कहते हैं, अकाली मूवमेंट को कहते हैं गुरुद्वारा, सॉरी, अकाली मूवमेंट को कहते हैं हम लोग गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। क्या कहते हैं? गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। जो आजकल अकाली पार्टी है ना, वो आपका क्या है? गुरुद्वारा रिफॉर्म के साथ शुरू होता है। और आपका सिंह सभा जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है और अकाली मूवमेंट शुरू हो जाता है। और ये लोग 1920 में बात करते हैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की। किसकी बात करते हैं? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, SGPC। और SGPC का मेन काम क्या है कि उदासी सेक्ट जो गुरुद्वारा के ऊपर में अपना अधिकार जमाए हुआ है, उदासी गुरु नानक के लड़के का सेक्ट है जो गुरुद्वारा के ऊपर में अधिकार जमा लेता है, ठीक है ना, गुरु परंपरा में। ये बोल रहे उदासी सेक्ट को हटाओ और बाकी जो हम लोग सिख हैं जो सिंह सभा के रूप में हैं, अकाल तख्त के रूप में, अकाली दल के रूप में, हम लोग जो है सो इसको प्रबंधन को अपने साथ मिलेंगे। क्योंकि उदासी सेक्ट वाले जो बड़े बेईमान हो गए थे, महंत की तरह हो गए थे, जमीन वगैरह दी जा रहा जान में उसको अपने उपभोग में लाते थे, क्लियर है ना, फैमिली वाइज ट्रेडिशन बना लिए थे। और उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? ब्रिटिश। कौन सपोर्ट कर रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट। अब आप समझ में आ रहा होगा, सिख क्या हो जाएंगे? मिलिटेंसी विल बी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, नहीं। और इसी समय एक ग्रुप और आता है जिसका नाम है बब्बर खालसा। बब्बर खालसा, ये बब्बर खालसा को सपोर्ट कहां से मिलता है? वही कनाडा से। कहां से? कनाडा से। क्योंकि सिख काफी लोग कनाडा चला जा चुके हैं, इसको कनाडा से सपोर्ट मिलता है। और ये लोग क्या चाह रहे हैं? गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का शासन हो गुरुद्वारा के ऊपर में, यही है उनका। तो ये आपका, इसमें आपका बहुत सारे होते हैं, जैसे सर गंगाराम का नाम सुन रहे हो, गंगाराम हॉस्पिटल है ना, ये लोग इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ननकाना साहब है जहाँ नानक जी का जन्म हुआ है, वहाँ भी उदासी लोग अपना, उदासी मतलब क्या? नानक का खानदान, वो लोग उसके ऊपर में पूरा बनाए हुए हैं। सिख लोग उसके विरुद्ध में बात करते हैं। ब्रिटिश उदासी के साथ है, टेंशन जाता है। और जाके जो है ये दे रहा है यहाँ पर काफ़ी सारा। 1922 में प्रिंस ऑफ वेल्स आने वाले हैं। कौन आने वाले? प्रिंस ऑफ वेल्स। लिखा इट वॉज ऑल्सो रिजॉल्व देयर विल बी हड़ताल व्हेन द प्रिंस ऑफ वेल्स अराइव्ड इन इंडिया। प्रिंस ऑफ वेल्स जब इंडिया में आता है तो पूरे पंजाब में हड़ताल कर देते हैं लोग 1922 में। और ब्रिटिश क्या दिखाना चाहेगा? ब्रिटिश वायसराय क्या दिखाना चाहेगा कि भाई इंडिया में सब ठीक है, प्रिंस साहब ये सब कुछ नहीं है। तो वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? 1922 में ये मोर्चा जो है बोला कि ठीक है, हम लोग जो है सो हमको अकाल तख्त दे दो और हम स्ट्राइक हटा लेते हैं। अब बाद में जब प्रिंस ऑफ वेल्स चले जाएंगे तो हम आपस में बातचीत करेंगे और उनका अकाल तख्त पे कंट्रोल हो जाता है। इसमें ये जो पूरा का पूरा जो काम हो रहा है, इसमें गांधी जी भी सपोर्ट करते हैं। और गांधी जी इसको बोलते हैं कि वायलेंट को हटाओ, नॉन वायलेंट बन जाओ। 48 घंटा का शब्द कीर्तन ही करते रहो, भूखे शब्द कीर्तन करो, सब लोग बैठ के क्या करो? शब्द कीर्तन करो। अपने अंदर से चौक चौराहे सब जगह बैठ के खाली क्या करना है? शब्द कीर्तन करना है। ये गांधीयन मेथड ऑफ प्रोटेस्ट है। अब आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिख एक्सट्रीमिज्म को हटाने के क्या उपाय हो सकते हैं? बोला कि शायद इससे पहले भी हो चुका है। सिख मिलिटेंसी को जो वायलेंट था, गांधी ने वहाँ पर इंटरवीन किया। अब बोला कि आप इसको पीसफुल प्रोटेस्ट में बदल डालो।
आप मोरल स्ट्रेंथ लाओ अंदर से। कैसे? भूखे रहकर, गरीबों में शरबत बांटकर। अभी देखते हो ना कि गरीबों में शरबत बांटते हैं, सिख वाले जो है पूरी और छोले का लंगर लगाते हैं पूरा रास्ता में, जिस दिन जो उनका प्रकाश पर्व होता है कि नहीं होता है? और सब कीर्तन करते आगे बढ़ते हैं, देखते हो कि नहीं? गुरु नानक का प्रकाश पर्व, गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व, पटना साहिब से पूरा पटना में आप देखते हो कि लाइन लगता है, नहीं? पूरे सिख लोग जो है वो कृपान उर्पान रख के ऐसे करके खड़ा रहते हैं और शब्द कीर्तन चलता रहता है और लंगर भी साथ साथ होते रहता है। नहीं होता है कि नहीं होता है? क्या है? पीसफुल प्रोटेस्ट है, लोगों में अवेयरनेस डेवलप हो रहा है। तो ऐसा होता है। सिख में एक बहुत बड़ा तबका वो है जो कि शांति की बात करता है। उनके धर्म में मिलिटेंसी है लेकिन शांति भी है, डिसिप्लिन भी है कि नहीं? उसको प्रमोट करने की जरूरत है। आप इंटरव्यू में यही ना जवाब दो कि ऐसा हुआ है 1922 में जब सिख मिलिटेंसी चरम सीमा पर था गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए, तो गांधी के इंटरवेंशन के बाद एक पीसफुल प्रोटेस्ट में ये बदला। अच्छा आंसर होगा कि नहीं होगा? समझ रहे हो ना? तो पढ़ो तो आप उसको इस तरीके से सोचो कि भाई हमको इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। क्लियर है? बब्बर खालसा की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स लोग फिर भी बदतमीज तो थे ही। जाने के बाद इन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बैन भी किया, अकाल तख्त को भी बैन किया, फिर भी लेकिन लड़ाई चलती रही। और सिख गुरुद्वारा श्राइन बिल आया 1925 में, जो कि पास हो गया एंड बिकेम एन एक्ट। फर्स्ट इलेक्शन ऑफ सेंट्रल बोर्ड जो 1926 में हुआ, और आपका सिख गुरुद्वारा एक्ट जो है आपका 1925 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही है। उसके बीच में हम लोगों ने क्या देखा था? गुरुद्वारा प्रबंधक एक्ट जो हमारा आया है, हम लोग क्या देखे थे? सिख एक्सट्रीमिज्म, है कि नहीं? जो चैप्टर 13 की हम बात किए थे। अब आपको दिख रहा है कि पूरा सिख का एक लाइन आपको समझ में आ रहा है। एंशिएंट इंडिया से लेके मेडिवल इंडिया, एंशिएंट नहीं सॉरी, एंशिएंट में तो सिख है ही नहीं, मेडिवल इंडिया से लेके मॉडर्न इंडिया में जाते हुए हम ट्रेस कर रहे हैं सिख मिलिटेंसी को। कर लिए? अच्छा है, कर लीजिएगा। काफी बड़ा टॉपिक हो गया आपका। नहीं, क्या क्या टॉपिक हो गया? चैप्टर 21 और आपका पूरा चैप्टर नहीं है इसमें, जैसे चैप्टर 5 का थोड़ा है, चैप्टर 13 का थोड़ा है, चैप्टर 6-7 का थोड़ा है, ऐसे ही है आपका। तो आपका ये सिख का पूरा एक आइडिया हो जाएगा। और उम्मीद कीजिए कि सिख से एक क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन जो आएगा अब यहाँ से नहीं छूटेगा। छूटेगा? उम्मीद नहीं कीजिए कि यहाँ से अब छूट सकता है। ठीक है? तो पढ़ाई ऐसे करनी है ताकि हमारा मेंस का भी क्वेश्चन बने, इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है और हमारा पीटी में क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हमारा सिख एक्सट्रीमिज्म हो गया। अब हम लोग न्यूज़पेपर खोलते हैं। टनल, ठीक है, पता ही है, ट्रैप टनल, सिलकियारा, इजरायली हमास, कोई दिक्कत नहीं इसमें, मैप बनाया हुआ है, चीज़ें पता है आपको, ज्यूज का पता है कैसे जो चल रहा हमास का। रजौरी पूंछ सेक्टर जम्मू कश्मीर का मैप बनाए हुए हैं आप। अब न्यूज समझ में आ रहे हैं ना भाई? नहीं, सही सही बोलो, ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर समझ में नहीं आएगा तो यूपीएससी सपना है। समझ गए? न्यूज़पेपर अगर पढ़ते ही खोलते ही समझ में ना आए तो समझो यूपीएससी सपना है। एक सामान्य यूपीएससी एस्पिरेंट को न्यूज़पेपर दे दो, 9 घंटा लगाता है न्यूज़पेपर पढ़ने में, जबकि हमको न्यूज़पेपर समझ जाएंगे तो हम हार्डली 1.5 घंटा 2 घंटा में न्यूज़पेपर हमारा खत्म हो जाता है। बात समझ? इससे ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है दिन भर में तैयारी करने का। तो जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, 8 महीना 9 महीना में आप न्यूज़पेपर के साथ आप ऐसे जुड़ जाइएगा कि आपको न्यूज़ समझ में आते रहेगा, क्योंकि पिछला न्यूज़ से अगला न्यूज़ जुड़ रहा है। न्यूज़ के बाद मैगजीन होता है। ये नहीं कि मैगजीन पढ़ के जाइएगा इंटरव्यू में आप फेल होइएगा, एकदम गारंटी है, नंबर नहीं आएगा।
कभी खुदा न खास्ते 180 आ जाएगा, कभी खुदा न खास्ते 110 आ जाएगा। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़े हुए हैं, आप एक फ्लो में नंबर लाइएगा, आपका नंबर 180 प्लस होगा ही होगा, समझ गए। और न्यूज़पेपर अगर आप पढ़े हैं तो मैगजीन पढ़ने में 4 घंटा टाइम लगेगा, नहीं तो मैगजीन ही आपको 3-4 दिन लगा देगा, समझ गए बात को ना। तो मैगजीन में कोई बचता नहीं। यूएस वार्नड इंडिया अगेंस्ट प्लॉट टू किल सिख सेपरेटिस्ट, इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम आपको सिख मिलिटेंसी की पूरी बात पढ़ा रहे थे। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये सब छोड़ दीजिए, मजेदार चीज चल रहा है। कोई किसी को जब कतरा बता रहा है तो कोई मूर्खों का सरदार बता रहा है। सब अपना अपना लेवल दिखा रहे हैं कि हम किस लेवल पे पॉलिटिक्स करते हैं। नहीं, लेवल अपना क्या दिखा रहे हैं, वो जनता को बता रहे हैं कि तुम बेवकूफ़ हो और तुमको हम इसी तरीके के बात करके ठगते रहते हैं, है कि नहीं। तुम महान बेवकूफ़ किस्म के प्राणी हो, भेड़ हो, आदमी का बुद्धि है नहीं, तुम्हारा 1000 सीसी का क्रेनियल कैपेसिटी है नहीं, तुम्हारा क्रेनियल कैपेसिटी माइंड का 50 सीसी का है, जितना कि मेढक का होता है। फुदकोगे, फुदकाएंगे तुमको, ये सब बता रहे हैं, है ना। तो ये अपने दिमाग से नहीं बोले, आपको समझ रहे हैं बेवकूफ, है ना। और आपके लिए क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं कि जीत जाते तो आप बोलते कि प्रधानमंत्री ने बैटिंग इतना शानदार किया, हार गए तो बेचारे सोचे ही नहीं थे, समझ गए। तो ये लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं, ये अपने होशियार हैं, लेकिन थोड़ा सा बेवकूफ़ी में रहते हैं कि दूसरा साइड भी हो सकता है। नहीं, तो ये क्या है, जेब कतरा बोल रहे हैं। जेब कतरा क्यों बोले, जेब कतरा बोलने का क्या मतलब है, समझ रहे हो। ये बोल रहा है कि आपका अटेंशन इधर डाइवर्ट करता है। जेब कतरा क्या करता है, जेब कतरा 2 आदमी होता है, एक आता है आपसे बात करता है, और बड़ा मजेदार कि भाई साहब आपका कहाँ से, आपको तो पहचान रहे हैं। तो बोला कि हम तो नहीं पहचाने आपको। अरे आपको हम पहचान रहे हैं, हम देखे कहाँ, हम याद कर रहे हैं। तब तक मैं पता लगा वो पहचान, तब तक मैं भाग गया, वो भी आदमी सामने वाला गायब है, दोनों गायब है। नहीं, तो मीडिया जो है जब कतरा का एक दूसरा पार्टी है जो आपको भड़काता है कि भाई साहब आपको हम बता रहे हैं एक बात, कान में बताते हैं, और आपके कान में भरता है, तब तक मैं दूसरा जेब काट के निकल जाता है। बाद में मीडिया वाला बोलता है कि हम भी नहीं हैं। नहीं, क्लियर है ना तो दोनों यही बोल रहा है। अडानी टीवी चैनल है ना, कुछ दिख ही रहा है ना, नहीं बोल रहा है ना इसी बीच में लोगों का क्या है भाई, मराठवाड़ा में बैकवर्ड उपवर्ड का डिमांड आ रहा है। छोड़िए इसको भी, नहीं हम इसको लिंक नहीं किए हैं। मलयालम ऑथर पी वालसा का नाम नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मरी है तो भाई कहीं जीके उके में पूछ दे कहीं भी। पी वालसा मलयालम ऑथर है जो एक्सपायर कर गए। वहाँ पर जो है कर्नाटक में वोक्कालिगा लिंगायत, पहले भी हम लोगों ने बात किया था, नहीं, ये दोनों कम्युनिटी का डोमिनेंट कम्युनिटी है ओबीसी रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में। उसमें एक पैनल है जिसका नाम है कांताराज पैनल, जहाँ अपने वोक्कालिगा लिंगायत जहाँ कहीं लिखा होगा वहाँ कांताराज पैनल लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि याद रहेगा कांताराज पैनल इसी से रिलेटेड है। G20 छोड़ दीजिए, कनाडा का वीजा चालू हो गया। असेंबली पोल्स जाने दीजिए। ये वाला न्यूज देख लीजिए, COP28 अटेंशन टू पोटेंट मीथेन एमिशन। इसी न्यूज के कॉन्टेक्स्ट में हम आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन
और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, यही न्यूज़ था। अब इस न्यूज़ को समझ लीजिएगा, बड़ा आसान है, हम न्यूज़ को समझते हैं। क्लाइमेट टॉक्स ऑफन रिवॉल्व अराउंड रिड्यूसिंग मोस्ट डेंजरस ग्रीन हाउस गैस। GHG को कम करने की बात होती है जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं, तो ग्रीन हाउस गैस को कम करना, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को कम करना, यही बात करते हैं हम लोग। बट अदर पावरफुल हीट ट्रैपिंग इमिशन, जो हीट को ग्रीन हाउस क्या करता है, ग्रीन हाउस मतलब धूप में आपने कार लगा दिया, यही ना ग्रीन हाउस है। धूप में आप कार लगा देते हैं, अब बाद में जाके बैठते हैं तब कितना ठंडा एहसास होता है, नहीं जाड़े के धूप में लगता है ना, वो जो गर्मी है वो गर्मी जो है बहुत ग्रीन हाउस है, वही ग्रीन हाउस है। ऊपर में छत गर्म हुआ, नीचे में गर्मी ज़्यादा रहेगा, ऊपर में पूरा कवर हो गया है, नीचे में गर्म रहेगा। रेडिएशन जो अर्थ का है वो ट्रैप हो जाता है, यही ग्रीन हाउस का इफेक्ट है। लेकिन दूसरा जो हीट ट्रैपिंग इमिशन है वो मीथेन है, जो COP28 में दुबई में बात होने वाली है, ठीक है ना। पोटेंट बट रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड मीथेन, मीथेन बहुत पोटेंट है, बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस, लेकिन उसका लाइफ छोटा है, मीथेन का लाइफ छोटा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिला मीथेन का, एक की टारगेट है। दिस इज पर्टिकुलरली बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन आर सिंपली लीकिंग इनटू एटमॉस्फेयर फ्रॉम फॉसिल फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस तरह का गोबर, आपका जानवर, नाला, ये सब मीथेन गैस छोड़ता है, समझ ही रहे कि बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स है। अब अभी मत बोलिए मीथेन की हम चाय बना लेंगे गोबर, है ना। एक ऐसा नहीं है, इंडिया की नहीं, विदेश में भी एक पॉलिटिशियन हो बोला कि गाय के जो निकलता है, मतलब पीछे से जो गैस, उससे हम लोग सिलेंडर भरेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया का कोई पॉलिटिशियन ने स्टेटमेंट दिया, तो हमें लगा कि भाई बेवकूफ़ियाँ शरेआम पूरे विश्व में पाई जाती हैं। नाला से चाय बनाना सुना था, गाय के जो आपका है गैस, उससे जो है सो गैस भरा जाएगा सिलेंडर, जिससे कि खाना बनेगा बाद में, है ना। और वो गैस किस में भरेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात कर रहा था, बोला बैलून में भरेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग लोग होते दुनिया में, नहीं नहीं, आइडिया ठीक ही होगा। ऐसा नहीं है कि नाला से चाय नहीं बन सकता है, और उससे भी चाय बन जाएगा बैलून से। तो बोला कि दिस इज एटमॉस्फेरिक मीथेन अकर्स अबंडेंटली इन नेचर एज प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक मतलब क्या, धान, धान चरता गलता है, नहीं, कैटल्स, कैटल्स का मतलब कि स्क्रीटा साइड से नहीं, माउथ साइड से भी मीथेन निकलता है, पता है कि नहीं। वो क्या करता है, कैटल का पेट जो है 4 पार्ट में होता है, जो बताएगा उसके लिए हम ताली बजाएंगे। बताओ कौन कौन सा 4 पार्ट में कैटल का पेट है, कौन कौन से। कैटल का स्टोमक इज हैविंग 4 पार्ट्स, नाम बताओ, लिख लो, देख लेना। कैटल का स्टोमक, र्यूमेन, रूमिनेंट कहते हैं ना कैटल को, र्यूमेन। वो खाना लेके क्या कहाँ पर पहले रखता है, र्यूमेन में, र्यूमेन, र्यूमेन से फिर जुगाली करके फिर दोबारा चबाता है, और चबा के कहाँ भेज देता है, रेटिकुलम में। कहाँ भेजता है, रेटिकुलम। र्यूमेन के बाद रेटिकुलम, और रेटिकुलम के बाद एमोसम, AMOSAM, एमोसम कुछ होगा। उसके बाद एबोमेसम, ठीक है। ये 4 पार्ट होते हैं स्टोमक के। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है, वार्मिंग इफेक्ट पैदा करता है। मीथेन रिमेन्स इन एटमॉस्फेयर फॉर 10 ईयर्स, लेकिन 10 साल में ये काफ़ी ज़्यादा आपका ग्रीन वार्मिंग इफेक्ट पैदा कर सकता है, क्योंकि डेंस होता है। एग्जैक्टली हाउ मच मीथेन इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स सब्जेक्ट टू सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी। कितना मीथेन निकलता है
ये उतना क्लियर नहीं है, लेकिन 16% मीथेन होता है ग्रीन हाउस गैस का। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहता है, साइंटिस्ट पजल है, स्टडी इंक्रीज इन मीथेन, मीथेन ज़्यादा क्यों निकल रहा है, साइंटिस्ट लोग बहुत पजल्ड है। अराउंड 60% ऑफ मिथेन इमिशन आर लिंक टू ह्यूमन एक्टिविटी, ज़्यादातर मीथेन किससे होता है, ह्यूमन एक्टिविटी से, है ना। हम लोग जो खाना वाना चराते हैं, बाहर फेंकते हैं, ये सब मीथेन ही तो है। एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट कल्प्रिट, हम लोग किसकी बात कर रहे थे अभी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यही ना बात करते, ग्रीन एग्रीकल्चर, जिसमें हम लोग मिलेट की भी बात की है। नहीं, रिस्पॉन्सिबल फॉर रफली क्वार्टर ऑफ एमिशन, तो हमारा टारगेट क्या है, अगर हम ग्रीन एग्रीकल्चर करते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करते हैं, तो मीथेन कम निकलता है। मोस्ट ऑफ दैट इज फ्रॉम लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक से ज़्यादा निकलता है, उसके मैन्योर से या डकार से, या जो चीज़ है। राइस कल्टीवेशन, किससे, राइस कल्टीवेशन, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना यूपीएससी में। वेयर फ्लडेड फील्ड्स क्रिएट आइडियल कंडीशन फॉर मीथेन इमिटिंग बैक्टीरिया, कैसे होता है, फील्ड में फ्लडेड है, राइस क्या है, एरोकाइनेमेटस टिश्यू है, एरोकाइमेटस टिश्यू है, उसका जो बीच का जो पुआल होता है ना, पुआल से एयर लेता है, लीफ होता है, तो एक बैक्टीरिया वहाँ फॉर्म करता है जो कि स्पॉइलेज करता है, लीफ वगैरह को गला देता है, खा जाता है, वो मीथेन फॉर्म करता है ना, मिथेनोकोकस बैक्टीरिया होता है। एनर्जी सेक्टर है, कोल वायल गैस सेकेंड लार्जेस्ट है, मीथेन लीक्स फ्रॉम द एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस पाइपलाइन, डिस्कार्डेड हाउस होल्ड वेस्ट, हम लोग जो खाना फेंकते हैं वो भी मीथेन का है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बोलता है कि रैपिड कट्स इन मीथेन इमिशन लिंक टू फॉसिल फ्यूल सेक्टर कुड प्रिवेंट 0.1 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग बाय मिड सेंचुरी। अगर मीथेन को आप कंट्रोल कर लो ह्यूमन एक्टिविटी से, तो 0.1 टेम्परेचर आप कम कर लोगे, ग्लोबल मीन टेम्परेचर जो हमारा है कितना, 0.1। इंपॉर्टेंट डाटा है कि नहीं, आपके एग्जाम में लिखने के लिए। हालांकि ये मॉडेस्ट दिखता है, लेकिन काफ़ी इम्पैक्ट है। राइस फील्ड चेंज ऑफ वाटर मैनेजमेंट, राइस फील्ड में वाटर मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मीथेन को कम करने में। क्लियर हो रहा है, ये न्यूज है हमारा। चलो, अरुण मायरा का है एक आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल है, वैसे हम पढ़े हैं, लेकिन हम सोचे कि इतना ज़्यादा आपको लोड नहीं दिया जाए, क्योंकि आपको वैसे ही काम 2 चैप्टर का नहीं, एक आपका सिख मिलिटेंसी है, दूसरा आपका चैप्टर 21 है। ट्राइबल लैंड राइट्स, पहले भी हम लोग वेदांता वेदांता का पढ़ चुके हैं, नहीं, डोंगरिया कोंद, नियमगिरी हिल्स, उड़ीसा, वही की कहानी को फिर बोल रहा कि भाई इस तरह का जो कर रहे हैं, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल वगैरह इसको नहीं मानेगा, कोर्ट ने स्टे कर दिया। उड़ीसा सरकार बोले ट्राइबल लोग लैंड को बेच सकते, नॉन ट्राइबल को, इसका स्टे लगा दिया है। ठीक, हरियाणा का एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन, हरियाणा में क्या हुआ कि 30,000 से नीचे की भी नौकरी में 75% रिजर्वेशन हरियाणा पंजाब के लोगों को करने के दे रहा है, कि किसी भी जगह पर जहां EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, या आपका ये जो है सो एम्प्लॉय ESIC, वो आपका एम्प्लॉय स्टेट जो है आपका इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, वो जो कटने वाला है, उस तरह की नौकरी में 30,000 से कम वाली नौकरी में ज़्यादातर 75% रिजर्वेशन किसको मिलेगा, हरियाणा पंजाब का। तो हमारे लोग जाएंगे तो कहाँ काम करेंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, कोई ठेकेदार के अंदर में काम करेंगे, वैसे ही अनऑर्गेनाइज, जहाँ उनका EPF नहीं कटेगा। होता भी हमारा लोग के साथ यही है। बिहार के लोग जो हरियाणा पंजाब जाते हैं ईख छिलने जाते हैं, धान लगाने जाते हैं, जहाँ साइकिल उकिल इंडस्ट्री में काम भी करते हैं, तो उनका कोई EPF से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया, क्योंकि नेशनल इक्वलिटी नहीं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाया जा रहा था, कहाँ तक हुआ फंडामेंटल राइट अभी, बस बड़ा स्लो स्पीड है। आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या?
ठीक है, अच्छा है, लेकिन बात यह है कि और भी तो सब्जेक्ट है ना। नहीं, आपको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। किताब तो आपका एक ही है, नहीं वो किताब ही से तो पढ़ा रहे होंगे, वो न्यूज़पेपर से तो लिंक ज़्यादा हो नहीं रहा होगा, है ना। तो थोड़ा सा उसमें है कि एक केशवानंद भारती केस नेट पे सुन लीजिएगा, नेट पे मिलेगा केशवानंद भारती केस, नेट पे बड़े अच्छे अच्छे कोई लीगल एडवाइजर लोग भी, लीगल एक्सपर्ट लोग भी इस पर क्लास बनाए। नॉर्मल यूपीएससी वाले का मत सुनिए, कोई लीगल वाले का सुनिएगा, बढ़िया इंपॉर्टेंट केस है। मिनर्वा मिल केस, केशवानंद भारती केस आपका इंपॉर्टेंट केस है, वो आप सुन लीजिएगा। उसी में टाइम लगना था, उधर से लिंक दे देते आपका काम हो जाता, यही ना। रिजर्वेशन तो बाद में पढ़ाएंगे, रिजर्वेशन तो ज़्यादा पढ़ा नहीं रहे होंगे, हमें नहीं लगता। आर्टिकल 19 तो हम लोग न्यूज़ से हमेशा पढ़ा ही देते हैं, आर्टिकल 21 तो हमेशा आता है, तो हमारे हिसाब से तो आर्टिकल 32 तक चला जाना चाहिए था आज के क्लास में। करें नहीं हो, ठीक है, एक क्लास और बढ़ेगा, क्योंकि आपका रीट पिटिशंस वगैरह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो याद करना है। ये भी केस क्या है, आर्टिकल 14 आर्टिकल 19 की बात करेगा, नहीं इक्वलिटी की बात करेगा। आर्टिकल 21 भी आएगा। रामांडा छोड़ दिया है अभी, हलाल हराम वाला अभी हमने उस पर डिस्कस नहीं किया, एक दिन कर लेंगे बाद में कभी, कुछ है नहीं, झूठ मूठ का पॉलिटिकल स्टंट है। तो आपको हम समझा देंगे हलाल हराम कैसे हुआ है, क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है, और दरअसल आज का हलाल हराम कुछ है नहीं, है ना, ऐसा कोई कहानी नहीं। बड़ा अच्छा शुरू किया है ये हिंदू वालों ने, फिलोसफिकल एक आर्टिकल दे रहा है। क्या दे रहा है? फिलोसफिकल आर्टिकल। कल भी दिया था, देखा हमने, आज भी दिया है। ये क्यों दे रहा है? क्योंकि इसके ज़्यादातर रीडर वो हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कौन है? जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। यूपीएससी में फिलोसफिकल ऐसे पूछे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे पूछे जा रहे हैं जो फिलॉसफी के बेस से होता है, इसीलिए जानबूझ के एक आर्टिकल ये लोग लिख रहे हैं अभी फिलॉसफिकल। कल का भी दिया था, आज का भी दिया था, हम इसको रख लिए हैं, कभी ऐसे आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको हम समझा देंगे कि मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। इसको बड़ा अच्छा यूज किया है, पार्टिकल फिजिक्स से जोड़ के पढ़ाया है इसने, लिखा है इसने, बड़ा अच्छा लिखा है। इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ऐसे लिखते हैं, जो फिलोसफिकल ऐसे आता है, तो नंबर बड़े अच्छे आएंगे, क्योंकि ये बड़ा यूनिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया कर रहे हैं लोग, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन वाज बोर्न ऑन द सेम प्रिंसिपल बाय विच फिलोसफिकल ट्रेडिशंस ऑफ द वर्ल्ड हैज डेवलप्ड। अब मेरा बेसिक क्वेश्चन होगा, एपिस्टेमोलॉजिकल ओंटोलॉजिकल एंड एनालॉजिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं, क्या होगा इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी में क्या अंतर है? कोई बताएंगे? इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी में क्या अंतर है? बेसिक अंतर है, इंडियन फिलोसफी मोक्ष की बात करता है, लिबरेशन ऑफ सोल की बात करता है, आत्मा की बात करता है, इटर्नल हैप्पीनेस की बात करता है। नहीं, ये आत्मा परमात्मा की बात करता है, सोल की बात करता है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की बात करता है, लिबरेशन ऑफ सोल की बात करता है, इटर्नल हैप्पीनेस की बात करता है, ये इंडियन। और वेस्टर्न रिवॉल्व अराउंड ट्रिपल ए। पहला ए है एजेंट, मतलब आप में क्या वर्च्यू है, ये हो गया ग्रीक फिलॉसफी वेस्टर्न का। आप में क्या अच्छे गुण हैं, ये हो गया ग्रीक फिलॉसफी। आप दूसरा होता है एक्शन। एक्शन माने हो गया इमैनुअल कांट। क्या नाम है उसका? इमैनुअल कांट। मतलब आप किस तरह का एक्शन करते हैं, आपका काम एक्शन करना है। एक्शन मतलब क्या? आपको सही काम करना है। जैसे मान लिया कि एक रेलवे लाइन जा रहा है, इसको इसी रास्ते से जाना था, ये सही रास्ता। यहाँ एक पुल है, पुल के कारण लोगों को नहीं दिख रहा है कि उस पार से कोई ट्रेन आ रही है, ठीक। लोग इस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, इतने लोग, ठीक। और यहाँ से लाइन जो है ऐसे लूप लाइन चला गया है,
समझ गए? थोड़ा कलर अलग कर लो। लूप लाइन ऐसे चला गया है, ठीक। यहां पर एक आदमी है जो बैठा हुआ, वो आप हो। कौन है? आप हो। ट्रेन यहां से आई, सिटी दी, और आप चाहोगे, नॉर्मल वे में ट्रेन जाएगी और यहां पर करीब 50 आदमी है, मर जाएंगे। कितने आदमी हैं? 50 आदमी। और एक साइकिल वाला बेचारा साइकिल लेके इधर रोड पे पार कर रहा है, एकमात्र एक आदमी है। ट्रेन को जाना इस रूट में है, 50 आदमी मरने वाले हैं, आप यहाँ पर खड़े हो। आप चाहो तो ट्रेन को मोड़ सकते हो, जहाँ एक साइकिल वाला है। आप क्या करोगे? एक को मारोगे कि 50 को मारोगे? कौन लोग एक को मारेगा? भाई 50 को बचा रहे हैं, एक ही तो मर रहा है। मन में आ रहा है ना? ठीक। ये जो द्वंद्व है, यहीं पर एक्शन और ए ट्रिपल ए, ये हो गया एजेंट, एक्शन। जो सही है वो आप करने की बात कर रहे हो, जो है सही वही है, और आफ्टर माथ। लेकिन जो आफ्टर माथ वाले हैं वो एक को मारेगा नहीं, जो आफ्टर माथ सोचने वाला है वो क्या करेगा? एक को मारे, बोला 50 को बचा लो। क्या मतलब कि दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं, हम नहीं कह रहे कौन अच्छा कौन। यही इसी डिबेट को कहते हैं एथिक्स, इसी डिबेट को कहते हैं फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन। दोनों का अपने अपने लॉजिक है, दोनों के स्कूल के अलग अलग फिलोसफर हैं। ये फिलोसफर एक्शन वाला जो है वो है इमैनुअल कांट, यहाँ पर है जेरेमी बेंथम। और ये द्वंद्व हमेशा यूपीएससी के एग्जाम का फिलॉसफी का क्वेश्चन बनता है। एथिक्स में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में आपसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बात समझे? इसीलिए इस तरह का निबंध, इस तरह का राइटअप ये लोग लिख रहे हैं। बात समझे? क्लियर है ना? क्योंकि इनके ज़्यादातर रीडर कौन है? यूपीएससी एस्पिरेंट। चलो ये सब तो कोई बात ही नहीं है। अफगानिस्तान बॉर्डर तो देख ही रहे हो, शारजा, चाइना एक्सपेंडिंग, छोड़ो। ठीक है ना? नहीं हो तो देखिए द न्यूज एनालिसिस। तो हमारा बेसिक अभी क्या है, जरा देख लेते और क्या क्या टॉपिक हमने दिया है। ओईसीडी एंड क्लाइमेट चेंज। ओईसीडी हमने बता दिया है। कल का न्यूज़पेपर जो एक टॉपिक था ओईसीडी के बारे में था ना, कल का टॉपिक है। कल के न्यूज़पेपर में एक टॉपिक था ओईसीडी के बारे में, वहाँ से हमने लेके आपको बताया क्लाइमेट फिनांस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम पहले ही बात कर दिए थे। ठीक है, तो बेसिक क्या है कि आपको टू न्यूज इन फोकस दो है। एक हो जाता है आपका सस्टेनेबल एंड ग्रीन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रीन रिवॉल्यूशन। दूसरा हो जाता है सिख का मिलिटेंसी। कुछ हमने छोटा मोटा करेंट अफेयर पढ़ाया है बीच में, थोड़ा बहुत करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में हार्डली 10% होता है न्यूज एनालिसिस का, समझे ना। करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? न्यूज एनालिसिस से मिलेगा। और हम लोगों ने एक देखा ओईसीडी। ओईसीडी पे आप लोगों ने राइटअप अगर नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा। 38 कंट्रीज है, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, रिच कंट्रीज है, इनका रोल क्या है वो देख लीजिएगा। कोयला का लिक्विफैक्शन कल आपने पढ़ा ही होगा, उसका लिखिएगा ही, ठीक है ना। तो यही है आपका। थोड़ा एक क्विज छोटा सा कर लेते हैं।
वन हॉर्न राइनोसेरस, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आसाम हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ इंडियन राइनो इन द वर्ल्ड। सही है कि गलत है? लिखा नहीं आप लोगों ने, मतलब अगर लिखा होता तो ये क्वेश्चन सही हो जाता आपका। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है राइनो का, ये बात सही है, और ज़्यादातर है काजीरंगा में, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं, लेकिन डेंसिटी वाइज पवित्रा सबसे डेंस है। नहीं, कल का न्यूज में पवित्रा का ही फोटो था। काजीरंगा नेशनल पार्क होस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड राइनोसेरस, सही है। इंडियन राइनोसेरस और इंडियन राइनो इज ओनली फाउंड इन इंडिया, नहीं, सुमात्रा में भी है। इट इज लिस्टेड एज इंडेंजर्ड, वल्नरेबल है, ओनली 1 और 2 करेक्ट है। नहीं, ये आपको दिया है, भेज देंगे आपको। वन हॉर्न राइनो इज द लार्जेस्ट ऑफ द राइनो स्पीसीज, सबसे बड़ा साइज है इसका। वल्नरेबल है, पवित्रा में हाईएस्ट डेंसिटी है, काजीरंगा में 2/3 होता है। राइनो आपको पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश, सुमात्रा तक भी फैला हुआ है, ये आपका देख लीजिए। खाली इंडिया में नहीं पाया जाता है, बहुत सारे और देश भी है, पाकिस्तान में भी। बुगियाल्स इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी की किताब में नहीं दिया होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, है ना। क्या है भाई? ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर लाइव स्टॉक, चाहिए। थोड़ा सा इसका देख लीजिएगा, जो इसका एक्सप्लेनेशन है। ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर लाइव स्टॉक, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आया है। बन्नी एंड बद्दी ग्रासलैंड, बन्नी और बद्दी, ये आपका नाम से पता गुजरात दिख रहा, नहीं, रन ऑफ कच्छ गुजरात, सैंड में है, जहाँ की आपका वाइल्ड एश पाया जाता है। नहीं, फ्यूमिड और फ्लोटिंग ग्रासलैंड, यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। केबल लामजो नेशनल पार्क, लोकटक लेक, मणिपुर। मर्ग और बहाक ग्रासलैंड, कश्मीर, जहाँ कश्मीरी स्टैग पाया जाता है, याद रखिएगा, मर्ग एंड बहाक। आपसे बुगियाल के डिफरेंट का कॉम्बिनेशन पूछ सकता है, कौन किसके साथ, कितने पेयर सही मैच है, कितने पेयर गलत मैच है। बुगियाल या जोकू, उत्तराखंड, नेचर ओन गार्डन कहते हैं। खजियार ग्रासलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड कहा जाता है इंडिया का, हिमाचल प्रदेश, खजियार। शेरामाटी नागालैंड में है। उखरुल मणिपुर में है। और आपका शोला ग्रासलैंड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शोला फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट का बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न घाट कर्नाटका। शोला फॉरेस्ट, कौन सा फॉरेस्ट? शोला फॉरेस्ट, नीलगिरी हिल्स, शोला फॉरेस्ट। कौन सा पंच प्रयाग डज द अलकनंदा रिवर मीट द धौली गंगा रिवर? धौली गंगा रिवर, अलकनंदा, धौली, धौली, विष्णु प्रयाग। नहीं, मैप बनाए होंगे तो हो जाएगा आपका, नहीं मैप बनेगा तो आपका आंसर नहीं निकल पाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन यही है, तो कल दिखाए थे। अलकनंदा और मंदाकिनी, 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 कौन प्रयाग? रुद्रप्रयाग, बहुत बढ़िया, रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी शंकर जी का जटा पर। अलकनंदा और कर्णप्रयाग, कौन सा नदी है भाई? पिंडार गंगा। पिंडार, ये तो आपको पढ़ाई दिए, ये आपको पढ़ा दिए, ये आपका हो गया, ये नहीं आओ, ठीक है ना। तो आप लोग तैयार रहिएगा, किसके लिए? मंडे के टेस्ट के लिए, ठीक है। थोड़ा बड़ा टेस्ट है, इसके बाद टेस्ट आपका ब्रेकअप में चलेगा, है ना। इसके बाद हफ्ता हफ्ता टेस्ट रहेगा, और आप फिर हम लोग शुरू कर देंगे बाद में शॉर्ट नोट्स भी डालेंगे, है ना।
धीरे धीरे हम लोग किस पे आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, शॉर्ट नोट्स भी रहेगा, ताकि आपका राइटिंग का भी टेस्ट होते रहेगा। तो WRT इसी से आपका एग्जाम निकलेगा, राइटिंग, री राइटिंग, टेस्ट। अब जितना टेस्ट ले लेंगे उतना ज़्यादा आपका एग्जाम निकलने का चांस बढ़ता जाएगा। क्लियर है?